नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन के बारे में। तो बेसिकली जो रेस्पायरेशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसको है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। इसे हम किस तरीके से समझेंगे? तो ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये कोई लिविंग सेल है। तो इस लिविंग सेल के अंदर यहाँ पर कोई फूड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है या बनाता है। इस एनर्जी का 51% जो पार्ट है वो हमारी बॉडी से हीट के रूप में इमिट हो जाता है, यानी कि हमारे जो थर्मल रेगुलेशन बॉडी का जो होता है, थर्मल रेगुलेशन, उसके अंदर यह काम आ जाता है। ठीक है। उसके पश्चात हम बात करें, 49% इस एनर्जी का जो पार्ट है वो हमारी एटीपी बनाने में काम आ जाता है, यानी एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब जो रेस्पायरेशन जो है वो बेसिकली टू टाइप से होता है। उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं इसकी बेसिस पर। तो एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। दो टू टाइप के रेस्पायरेशन जो है वो होते हैं, जिनकी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसके से पहले हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या होते हैं? तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होते हैं कि जो रेस्पायरेशन जो होता है, इस रेस्पायरेशन में जो टाइप ऑफ फूड जो होता है, रेस्पायरेशन के अंदर टाइप ऑफ फूड जो यूज होता है, यानी कि भोजन के प्रकार कोई एक प्रकार से जो कि रेस्पायरेशन में यूज हो रहा है, उसे हम रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बेसिकली टू टाइप से होते हैं। एक होता है फ्लोएटिंग रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। फ्लोएटिंग रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, आर का मतलब रेस्पायरेटरी, एस का मतलब सबस्ट्रेट। तो इसके अंदर बेसिकली जो सबस्ट्रेट रेस्पायरेशन के अंदर यूज होते हैं वो क्या है? तो वो है जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका हुआ, फैट आपकी हुई, दूसरा आपका जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये इसके अंदर यूज होते हैं। दूसरा आपका होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो जो सबस्ट्रेट यूज होता है वो होता है क्या? तो वो होता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी माना जाता है, क्योंकि यह क्रिटिकल कंडीशन होता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी से प्रोटीन रेस्पायरेशन में यूज होने लग जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो डिजनरेट हो जाती है, यानी कि अपाशित हो जाती है एक तरीके से, और हमारी बॉडी और ह्यूमन की जो है डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल है और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर यह पाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ माइंड अप होता है और 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्लस में 36 यानी कि 36 या 38 एटीपी के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर जो है बनते हैं। ये क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो है बनते हैं। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट यदि हम बात करें एरोबिक रेस्पायरेशन का, वो क्या है? तो इसके अंदर जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी और ये एटीपी है, ये इसका क्या होता है? मेन प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट इसका यही होता है। जबकि 6CO2 और 6H2 इसके क्या होते हैं? साइड प्रोडक्ट के नाम होते हैं, साइड प्रोडक्ट। तो यह इसकी जो हम बात करने वाले इसकी जनरल जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है? तो देखो, पहली जो प्रॉपर्टी है कि यह इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं ना, तो यह इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी। दूसरी बात हम करें, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी पहली। दूसरी जो है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी। दूसरी जो है इसकी जो इफिशियंसी है वो एरोबिक रेस्पायरेशन कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर 686 किलो एनर्जी जो है बनती है। जबकि हम बात करेंगे आगे एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें 49 किलो कैलोरी एनर्जी बढ़ती है, तो इसकी इफिशियंसी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दूसरा, इससे जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिनको आप याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दी हुई है। अब हम बात करने वाले हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं एन एरोबिक बिक रेस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन है वो क्या होगी? तो इसमें आप कह सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ एक
एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी। इसके अंदर जो C6H12O6 है वो इसका ब्रेकडाउन जो है वो C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल प्लस में 2 मॉलिक्यूल CO2 के जो है बनते हैं। साथ ही साथ 49 किलो कैलोरी एनर्जी तथा ATP के 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। तो इस तरीके से ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें जो है वो जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के विदाउट ही एथिल अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, तो यह एक तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी क्योंकि यह एक के अणु के मध्य हो रही है। दूसरी जो है इसकी इफिशियंसी यदि हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंपेरिजन में कम होती है, क्योंकि उसके अंदर तो हमने देखा था कि 686 किलो एनर्जी बन रही थी, जबकि इसके अंदर 49 किलो एनर्जी जो है बन रही है। दूसरा, यह जो रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में लेस देन होता है, यानी कि कम होता है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो साइकिल यूज होती है उसकी बात हम कर लेंगे। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो है 4 टाइप की जो साइकिल जो है वो यूज होती है। सबसे पहली जो साइकिल है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी होती है लिंक रिएक्शन। तीसरी जो होती है वो होती है क्रेब साइकिल या क्रेब्स साइकिल जो होती है, या जिसे हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ जो साइकिल होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम साइकिल।